हेलो एवरीबॉडी, मैं एस.के. पांडे, फैकल्टी ऑफ हिस्ट्री, आप सबों को रविंद्रा 24x7 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आज मैं आर्ट एंड कल्चर की एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो 2020 के लिए प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आज उसी से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। और आज का मेरा जो टॉपिक है वह है पेंटिंग। अब पेंटिंग में हम लोगों को दो तीन चीज़ों को देखना है। बेसिकली देखा जाए तो आप देखें तो हर वर्ष पेंटिंग पे एक प्रश्न आपका पूछा जाता है, चाहे वह एलोरा पेंटिंग हो, एलिफेंटा पेंटिंग से रिलेटेड हो, या फिर आपको पेंटिंग के अन्य जो स्टाइल्स हैं, चाहे केव पेंटिंग हो या आपको मिनिएचर पेंटिंग हो, तो किसी से भी एक प्रश्न तो आप यह मानकर चलें कि पेंटिंग से रिलेटेड आपसे पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम लोगों को पेंटिंग्स में यह देखना है कि जो पेंटिंग है उसका यानी कितने टाइप्स के पेंटिंग हैं। दूसरी चीज़ें कि इसका डेवलपमेंट किस प्रकार से हो रहा है। ऐसे भी आप देखें तो यह भी आर्ट का ही एक फॉर्म है, कला का ही एक रूप है। और जिस प्रकार से कला या जो भी आर्ट जो हैं, ये हमारी जो फीलिंग्स होती है उसे ही रिप्रेजेंट करने का काम करता है। तो पेंटिंग से भी हमें उस समय काल की सोसाइटी के बारे में, रिलीजन के बारे में या उस समय की कल्चर के बारे में, जिस एज से वह रिलेटेड है, तो ये सारे इंफॉर्मेशन हमें पेंटिंग से प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पे देखा जाए तो सबसे पहले अगर पेंटिंग्स को देखें तो यहाँ पे आप देखें तो टाइप्स ऑफ पेंटिंग, जो चित्रकला के जो प्रकार हैं, तो इसमें आप देखें तो एक तो पेंटिंग का जो टाइप है वह है चित्रपट शैली, जिसमें हम लोग देखेंगे कि यह जो पेंटिंग्स का जो टाइप है जिसे चित्रपट शैली कहा जा रहा है, तो इसमें अगर देखा जाए तो यह जो चित्रपट जो शैली है, इसमें आप देखें तो यह एक प्रकार का फ्रेम पेंटिंग है। और इस पेंटिंग में आप देखें यहाँ पे तो यह लेदर या क्लॉथ्स के ऊपर ही आपको पेंटिंग किए जाते हैं। तो एक यह भी टाइप्स है पेंटिंग का, जो आपको लेदर्स पे होता है, जो आपके क्लॉथ्स के ऊपर होता है, यानी चमड़े और कपड़े के ऊपर जो चित्र जो बनाए जाते हैं उसे आपको चित्रपट के नाम से या फ्रेम पेंटिंग के नाम से जाना जाता है। सेकेंड स्टाइल की बात की जाए तो वह चित्रफलक है। चित्रफलक पेंटिंग में आप देखें तो यह जो पेंटिंग है यह आपको स्टोन के ऊपर, मेटल के ऊपर और साथ ही साथ वुडन के ऊपर है। यानी यहाँ आप देखें तो चाहे पत्थर के ऊपर अगर चित्रकारिता की गई हो या फिर धातु के ऊपर जो चित्र अगर बनाए गए हों, कोई भी मेटल्स हों, या फिर लकड़ी के ऊपर जो चित्र जो बनाए जा रहे हैं, बहुत सारे स्टाम्प पे भी आप देखते हैं, सील्स पे भी आप देखते हैं। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के संदर्भ में बात की जाए तो वहाँ आप देखें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो पेंटिंग जो हमें प्राप्त हो रहे हैं वह आपको सील्स के ऊपर भी, मुहरों के ऊपर भी चित्र बने हुए हैं, तो वह आपको चित्रफलक के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आप देखें तो पेंटिंग में आप देखें तो एक पेंटिंग का जो टाइप है वह है आपको मुराल पेंटिंग, जिसे भित्ति चित्र के नाम से जाना जाता है, वॉल पेंटिंग के नाम से जाना जाता है। यहाँ आप देखें तो यह जो पेंटिंग का जो स्टाइल है यह आप मौर्यन से लेकर गुप्ता पीरियड तक के अगर आप देखें तो जो पेंटिंग जो हमें प्राप्त हो रहे हैं, मौर्य साम्राज्य से लेकर गुप्त काल तक के जो पेंटिंग जो हमें प्राप्त हो रहे हैं, ये सारे पेंटिंग आप देखें तो वह आपको केव पेंटिंग के ही एग्जाम्पल हैं। इतना ही नहीं, इस पेंटिंग की जो सबसे पहली जो हमें जानकारी जो मिल रही है वह जानकारी हमें स्टोन एज से भी इस पेंटिंग से रिलेटेड हमें जानकारी प्राप्त हो रही है, यानी पाषाण काल से भी यहाँ से हमें चित्र प्राप्त हो रहे हैं। जैसे आप देखें केव पेंटिंग के एग्जाम्पल के रूप में तो वह आपको भीमबेटका केव पेंटिंग,
जो भीमबेटका गुफा का जो चित्र है तो वह आपको केव पेंटिंग का ही एग्जाम्पल है, यानी मुराल पेंटिंग का ही एग्जाम्पल है। यहाँ पे आप देखें तो भित्ति चित्र के रूप में जो यानी मुराल पेंटिंग के रूप में जो चित्र हमें प्राप्त हो रहे हैं, जो पेंटिंग के एग्जाम्पल हमें प्राप्त हो रहे हैं, वह अजंता केव से, एलिफेंटा केव से, बादामी केव से, एवं साथ ही साथ शीतलवासन, एक शीतलवासन गुफा है जिससे आपको जैन पेंटिंग के आपको बहुत सारे सिम्टम्स प्राप्त होते हैं। तो यह इसको आप देखें तो यहाँ पे 10 BC टू 8 AD तक का जो पीरियड है, यहाँ से हमें मुराल पेंटिंग के बहुत सारे इंफॉर्मेशन प्राप्त होते हैं। इसके साथ ही साथ आप देखें तो पेंटिंग का एक जो स्टाइल है वह है मिनिएचर पेंटिंग, जिसे लघु चित्रकला के नाम से जाना जा रहा है। मिनिएचर पेंटिंग यह आपको क्लॉथ और एंड पेपर के ऊपर जो पेंटिंग है, जो छोटे छोटे जो चित्र बनाए जा रहे हैं, यह चित्र आप देखें तो यह आपको 8 AD टू 12 AD का जो पीरियड है, इस पीरियड में यहाँ से चित्र हमें प्राप्त हो रहे हैं और वह चित्र मिनिएचर पेंटिंग के रूप में प्राप्त हो रहे हैं। अब यहाँ पे देखा जाए तो जो वॉल पेंटिंग है यानी मुराल पेंटिंग है, जो भित्ति चित्र है, यह चित्र बड़े बड़े चित्र प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ जो रूलर्स हैं वे रूलर्स आपको जो भी शासक हैं उन शासकों के द्वारा देखा जाए तो उन कलाकारों को प्रोटेक्शन देने का काम किया जा रहा है, उन कलाकारों को संरक्षण दिया जा रहा है। और यहाँ पे जो चित्र जो प्राप्त हो रहे हैं वे बड़े बड़े गुफाओं के ऊपर चित्र प्राप्त हो रहे हैं। स्पेशली जो यहाँ पे पेंटिंग्स हैं, वे सारे पेंटिंग्स को देखा जाए तो यहाँ से जो भी पेंटिंग्स आपको प्राप्त होते हैं वह सारे के सारे किसी न किसी या तो रिलीजन से रिलेटेड हैं, चाहे वह बौद्ध धर्म से हो, जैन धर्म से संबंधित हो। तो यहाँ से जो भी आपको जो पेंटिंग्स के जो भी सिम्टम्स प्राप्त हो रहे हैं वह आपको रिलीजन से रिलेटेड यहाँ पे चित्र हैं। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो पेंटिंग से रिलेटेड अगर हम लोग यहाँ देखें तो नेक्स्ट जो पेंटिंग है उस पेंटिंग में हमें इसके सबसे पहले इसके इतिहास को देखना होगा, यानी डेवलपमेंट ऑफ इंडियन पेंटिंग्स। भारत में चित्रकला का विकास किस प्रकार से हो रहा है। अगर भारतीय चित्रकला की बात की जाए, इंडियन पेंटिंग्स के डेवलपमेंट की बात की जाए, तो सबसे पहले जो पेंटिंग्स जो है वह हमें प्री हिस्टोरिक एज से ही मिलना प्रारंभ होता है। यानी प्री हिस्टोरिक एज से आप देखें तो यहाँ से स्टोन एज जो है, जो पाषाण काल है, इस पाषाण काल से ही हमें सबसे पहली बार यानी फर्स्ट टाइम जो पेंटिंग्स के जो इंफॉर्मेशन हमें मिल रहे हैं वह स्टोन एज से प्राप्त होते हैं और यह केव पेंटिंग के रूप में हमें मिल रहे हैं, यानी गुफा चित्रकारी के रूप में यहाँ से हमें आपको पेंटिंग्स के सिम्टम्स प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पे देखा जाए तो कहा जाता है कि मनुष्य अगर सबसे पहले किसी आर्ट से यदि वह परिचित हुआ, किसी कला से यदि वह परिचित हुआ, तो सबसे पहली उसकी जो कला है जिसको मनुष्य की जानकारी थी वह आपको पेंटिंग्स की है। और इसकी सबसे पहले जानकारी हमें प्राप्त जो हो रही है वह जानकारी हमें इसी स्टोन एज से मिल रही है। स्टोन एज में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिसमें पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज एंड नियोलिथिक एज, जिसे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के नाम से जाना जा रहा है। उसमें भी देखा जाए तो जो पैलियोलिथिक एज है उसे भी आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है, जिसमें प्री पैलियोलिथिक एज, अपर पैलियोलिथिक एज और मिडिल पैलियोलिथिक एज। तो यहाँ आप देखें तो जो पेंटिंग्स के हमें जो जानकारी प्राप्त होते हैं वह हमें अपर पैलियोलिथिक एज से यानी उच्च पूरा पाषाण काल से पेंटिंग्स की जानकारी प्राप्त होते हैं। जो पेंटिंग के रूप में भीमबेटका गुफा से जो चित्र हैं, जो सबसे पहले उस समय का जो चित्र हमें प्राप्त हो रहा है वह केव पेंटिंग के रूप में हमें प्राप्त होता है। अब यहाँ पे देखें तो आखिर उस समय के चित्र से हमें क्या जानकारी मिलती है। तो उस समय का जो चित्र है, जो भीमबेटका गुफा से जो चित्र प्राप्त हुआ है, उस चित्र में देखें तो उस समय काल के समाज के बारे में हमें जानकारी मिल रही है कि उस समय काल का समाज कैसा था। तो वहाँ पे देखा जाए तो वे गैदरिंग लाइफ जिया करते थे, यानी सामूहिक जीवन जिया करते थे। सबसे पहले मनुष्य की जो हमें जानकारी जो मिल रही है वह आपको वहीं से हमें जानकारी मिल रही है, वहीं से हमें मनुष्य की कला की जानकारी मिल रही है। उस समय का मनुष्य जो है वह मनुष्य आपको किस रूप में रहा करता था,
कहाँ रहा करता था, क्योंकि गुफाओं से चित्र हमें प्राप्त हो रहे हैं केव पेंटिंग के रूप में, यानी मनुष्य जो निवास किया करता था, जो रहा करता था, वह उसका आश्रय वही गुफा था, इसलिए इसे केव पेंटिंग या शैलाश्रय चित्रकला के रूप में जाना जा रहा है। दूसरी ओर आप देखें तो मनुष्य का जो लाइफ है वह आपको हंटिंग लाइफ, आपको उस समय उसका जो जीवन है वह शिकारी जीवन है। तो उस समय के हमें समाज के बारे में, उस समय के सोसाइटी के बारे में, उस समय के आपको मनुष्य की जो उनका जीवन यापन है, उनके लाइफ स्टाइल्स हैं, उसके बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन मिल रहा है। दूसरी चीज देखा जाए तो अब आगे चलकर हम लोग इसके, क्योंकि कंटिन्यूटी को देखना है, सबसे पहले अगर आपको कंटिन्यूटी का पता है, निरंतरता यदि पता है, हिस्ट्री में इसकी सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है वह है कंटिन्यूटी की। और वैसे अगर आप कंटिन्यूटी से अगर इतिहास का अध्ययन करते हैं तो आप यह मानकर चले कि जो भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा वहां पे गलत होने की संभावना बहुत ही कम होंगी। दूसरी चीजें देखा जाए तो यह प्रोटो हिस्टोरिक एज, अब प्रोटो हिस्टोरिक एज जिसे आध ऐतिहासिक काल कहा जा रहा है, अब इसके विषय में आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, इसलिए इसे आध ऐतिहासिक काल कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ से हमें स्क्रिप्ट तो मिल रहे हैं लेकिन वह स्क्रिप्ट आपको रीडेबल नहीं है, यानी उस स्क्रिप्ट को पढ़ा नहीं जा सका, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता काल। तो यहाँ आप देखें तो यहाँ से जो चित्रकला के जो हमें जानकारियाँ प्राप्त हो रही है वह हमें सील्स पे, वहाँ पे मुहरों से हमें उसकी जानकारी प्राप्त हो रही है, पोट्री से यानी मृदभांड से वो हमें वहाँ से जानकारियाँ प्राप्त हो रही है। तो चित्रकला के यहाँ भी कंटिन्यूटी हमें दिखाई दे रहा है, जिसको हमने स्टोन एज में देखा था और वही स्टोन एज से आगे चलकर इंडस वैली सिविलाइजेशन काल में आप देखें जो आपको फर्स्ट अर्बनाइजेशन कल्चर की जो इंफॉर्मेशन हमें प्राप्त हो रहा है, प्रथम नगरीकरण की जानकारी सिंधु घाटी सभ्यता काल से। तो यहाँ से हमें जो चित्रकला के जो उदाहरण प्राप्त हो रहे हैं वह वहाँ से प्राप्त मुहरों पे, वहाँ से प्राप्त मृदभांडों से हमें बहुत से चित्र हमें प्राप्त होते हैं। यहाँ से भी आप देखें तो चित्रों के माध्यम से उस समय काल के समाज की हमें जानकारी मिल रही है, उस समय काल की उनकी कलात्मक जानकारी मिल रही है कि वे कला के कौन कौन से रूप जो है जिससे वे परिचित थे। साथ ही साथ उनके रिलीजन की जानकारी हमें प्राप्त हो रही है। जैसे आप देखें तो अगर चित्रकला जो है वह कैसे किसी भी काल के समाज को, धर्म को जानने का एक माध्यम है, तो अकबर कालीन अगर आप क्वाइंस को देखें तो अकबर कालीन क्वाइंस के ऊपर राम और सीता का भी आपको चित्र बना हुआ है। इससे क्या पता चलता है कि अकबर जो है एक धर्मनिरपेक्ष शासक था, सभी धर्मों के प्रति उसकी एक जैसी भावना थी, एक जैसी फीलिंग थी। जैसे समुद्रगुप्त के सिक्कों पे आप देखें, समुद्रगुप्त का जो कॉइन्स जो प्राप्त हो रहा है उस पे उसे वीणा बजाते हुए दिखाया जा रहा है। अब इससे यह हमें इंफॉर्मेशन मिलता है कि समुद्रगुप्त जो है वह कला को विशेष रूप से प्रश्रय दे रहा था। तो इस प्रकार से जो चित्रकला है यह चित्रकला के रूप में सिंधु घाटी सभ्यता काल से आप देखा जाए तो यहाँ से हमें सील्स पे और पोट्री पे हमें उस समय काल के चित्र प्राप्त होते हैं। ठीक उसी प्रकार चित्रकला के आगे जो विकास हो रहा है पेंटिंग का वह हम देख रहे हैं, तो वह जो भी चित्र हमें प्राप्त हो रहे हैं वह रिलीजियस चित्र के रूप में प्राप्त हो रहे हैं, जो चाहे ब्राह्मण धर्म से रिलेटेड हो, बौद्ध धर्म से रिलेटेड हो या फिर जैन धर्म से रिलेटेड हो। और यह जो टाइम पीरियड है वह देखा जाए तो वह मौर्यन एम्पायर से लेकर आपको गुप्ता एम्पायर तक का जो पेंटिंग जो भी प्राप्त होता है वह सारे के सारे आपको किसी न किसी रिलीजन से रिलेटेड हैं, चाहे वह ब्राह्मण धर्म से हो, चाहे वह बौद्ध धर्म से हो या फिर जैन धर्म से हो। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ से जो भी चित्र प्राप्त हो रहे हैं वह सभी के सभी आपको किसी न किसी रिलीजन से ही हैं, किसी न किसी धर्म से ही हैं, बल्कि देखा जाए तो यहाँ से हमें कुछ ऐसे भी पेंटिंग्स प्राप्त हुए हैं जो लोक जीवन के चित्र हैं, जो आम जीवन के चित्र हैं, जो धर्मनिरपेक्ष चित्रकला के उदाहरण के रूप में देखा जाता है। इसके बाद आगे चलकर हम लोग पेंटिंग्स को देखते हैं। तो यहाँ जो पेंटिंग्स जो हमें प्राप्त हो रहा है वह किस प्रकार का पेंटिंग है, तो वह आप देखें तो यह भित्ति चित्र का उदाहरण है, वॉल पेंटिंग का उदाहरण है, जहाँ पे खुद शासकों के द्वारा उन कलाकारों को संरक्षण दिया जा रहा है, उन्हें प्रश्रय दिया जा रहा है। उसके बाद आगे चलकर जो चित्रकला का जो विकास है वह चित्रकला का विकास देखा जाए तो
800 से 1200 ईस्वी का जो पीरियड है, इस पीरियड में आपको चित्रकला बहुत ही सीमित रूप में दिखाई दे रहा है। यहाँ से जो चित्रकला है वह चित्रकला लघु चित्रकला के रूप में, मिनिएचर पेंटिंग्स के रूप में हमें दिखाई देता है। इसलिए क्योंकि यहाँ पे आप देखें तो जिस प्रकार से राजनीति के क्षेत्र में अव्यवस्था थी, जिस तरीके से डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम था, विकेंद्रीकरण के जो तत्व हैं, क्योंकि अब कोई एम्पायर नहीं रह गया था, और इसलिए कला का भी जो रूप है उसमें भी परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ देखा जाए तो यहाँ से हमें मिनिएचर पेंटिंग के आपको सिम्टम्स प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि जो चित्रकार हैं वह चित्रकार अब छोटे छोटे शासकों के संरक्षण में चले जाते हैं। और वह जो आप देखें, चाहे सल्तनत पीरियड हो या फिर मुगल पीरियड हो, सल्तनत पीरियड में तो बहुत ज़्यादा चित्रकला का विकास नहीं हो पाता है। उसके बहुत सारे रीजन हैं। मेन रीजन यह भी है कि पूरे सल्तनत अगर डायनेस्टी को देखा जाए तो यहाँ पे आप देखें तो तकरीबन 320 ईयर्स का यहाँ पे शासन किया जा रहा है और टोटल 32 रूलर्स हैं। लेकिन आप यहाँ देखें तो पूरी तरीके से इस 320 वर्ष का शासन में जो 32 शासक जो हैं, इसमें 5 डायनेस्टी आपको शासन कर रहे हैं, जिसके कारण बहुत ज़्यादा चेंजिंग है, बहुत ज़्यादा बदलाव हो रहा है। और इस बदलाव के कारण कोई भी शासक है, क्योंकि कला तभी उसका विकास हो सकता है जब राज्य में स्थिरता हो, जब साम्राज्य में शांति हो। तो यहाँ आप देखें तो पूरे सल्तनत शासन काल के अंतर्गत देखा जाए तो ना तो राज्य में शांति है और ना ही स्थिरता है, क्योंकि आपस में इतना प्रतिद्वंदिता चल रहा है, आपस में इतने संघर्ष चल रहे हैं। जहां आप देखें तो फर्स्ट जो डायनेस्टी है वह आपको स्लेव डायनेस्टी, जिसे गुलाम वंश कहा जा रहा है, निरंतर वहां पे शासक बदल रहे हैं। उसके बाद फिर आप आगे आते हैं तो गुलाम वंश के बाद फिर आपका खिलजी वंश आ रहा है, वहां भी आप देखें तो शासक बदल रहे हैं। उसके बाद फिर आपको तुगलक वंश आ रहा है, उसके बाद फिर आपको सैयद वंश आ रहा है, लोदी वंश आ रहा है। तो इस प्रकार से पूरे सल्तनत शासन काल के अंतर्गत आप देखें तो बहुत ज़्यादा चेंजिंग है। यहाँ पे साम्राज्य में शांति नहीं है, अस्थिरता का दौर है। इसलिए कोई शासक के अंदर अगर कोई इंटरेस्ट भी है किसी भी आर्ट को डेवलप करने का, तो वह नहीं कर पा रहा है, जैसा कि हम लोग मुगलों के संदर्भ में देखते हैं। अब मुगल शासन काल में आप देखें तो यहाँ पे एक ही डायनेस्टी का आपको शासन चल रहा है, एक ही वंश है, और एक ही वंश के शासक होने के कारण यहाँ पे राज्य में शांति भी है, स्थिरता भी है, बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं है। इसलिए इन शासकों ने अपने जो पसंद है उन पसंदों को व्यक्त कर पाए, चाहे वह कला के किसी भी रूप में आप देखें, आर्किटेक्चर फॉर्म में देखें, पेंटिंग फॉर्म में देखें, या फिर आपको जो आर्ट के जो अलग अलग फॉर्म हैं, तो सभी रूपों में आपको यहाँ पे दिखाई देगा। लिटरेचर के रूप में आप देखें तो वह डेवलपमेंट आपको दिखाई देगा। आर्किटेक्चर के रूप में वह डेवलपमेंट हमें मुगलों के समय में दिखाई देता है, लेकिन सल्तनत फेज में वह दिखाई नहीं देता है। उसके बहुत सारे रीजंस हैं जो हम लोग को यहाँ पे जानने की उतनी आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से सल्तनत काल में और मुगल काल में जो इस्लामिक शासन काल के अंतर्गत जो पेंटिंग्स है, वह पेंटिंग्स का रूप किस प्रकार का है। यह वॉल पेंटिंग नहीं है, भित्ति चित्रकारिता नहीं है, यह आपको मुराल पेंटिंग नहीं है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे शासकों के द्वारा उन कलाकारों को प्रश्रय नहीं दिया जा रहा है, उन्हें आपको सहायता नहीं दी जा रही है। वही आप देखें तो कुछ है, क्योंकि पूरे साम्राज्य में अव्यवस्था का दौर है और बहुत सारे जो चित्रकार थे वे छोटे छोटे शासकों के प्रश्रय में चले जाते हैं। अब यही रीजन है कि इधर आपको पश्चिमोत्तर भारत में राजपूतों का शासन है, और राजपूतों का शासन में भी आप देखें तो यही जो लघु चित्रकला है वह आपको अलग अलग रूपों में दिखाई देगा। अलग अलग उसके स्टाइल्स हैं, जिसमें जयपुर स्टाइल्स, मारवाड़ स्टाइल्स, जिसमें आपको कोटा कलम स्टाइल्स, तो अलग अलग वहाँ पे स्टाइल्स हैं जो पेंटिंग्स के हमें दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आप देखें तो बहुत सारा सम्मिश्रण भी है, जिसमें जो मुगल हैं, जो इंडियंस स्टाइल्स है, मुगल्स स्टाइल्स हैं, यानी ईरानी स्टाइल्स हैं, साथ ही साथ यूरोपियन स्टाइल्स हैं। तो इन सारों का सम्मिश्रण, यूरोपियन तो यहाँ पे नहीं है
क्योंकि मुगलों के समय में हमें यूरोपियंस स्टाइल दिखाई देता है, वह भी जहांगीर के समय तक आते आते। तो इस तरीके से आगे चलकर हम लोग देखते हैं तो मॉडर्न एज में भी पेंटिंग्स का विकास हो रहा है, और आधुनिक भारत में जो पेंटिंग्स का जो विकास हो रहा है उसमें आपको जब ईस्ट इंडिया कंपनी जब इस्टेब्लिश्ड हो जाती है, विशेषकर तब जब आपको प्लासी का युद्ध होता है, और प्लासी के युद्ध के बाद जो बक्सर का युद्ध हो रहा है, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश्ड होती है, और इस्टेब्लिश्ड होने के बाद यह जो चित्रकला जो है, यह जो पेंटिंग्स स्टाइल्स जो हैं, यह हमें अलग अलग रूपों में दिखाई देते हैं। विशेषकर हमें चाहे पटना कलम शैली के रूप में देख लें, मधुबनी चित्रकला शैली के रूप में देख लें, या फिर आपको पाल स्टाइल्स के रूप में आप देख लें, तो इस तरीके से यहाँ पे हमें कलमकारी पेंटिंग्स के रूप में आप देख लें। तो अलग अलग मॉडर्न पेंटिंग्स को हम लोग देखेंगे जो एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से हर वर्ष एक प्रश्न आपको पूछा जाता है, यानी मॉडर्न पेंटिंग पे भी प्रश्न आपको हमेशा पूछा जाता है। देखिए, यह जो हम लोगों का जो कोर्स जो चलाया जा रहा है, यह आपको 2020 के को टारगेट करके इसे डिजाइन किया गया है, जो 2020 का जो आपका प्रीलिम्स का एग्जाम है, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा डिटेल्स आपको जानने की आवश्यकता नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी आप में से ऐसा होंगे जो अभी भी उनकी जो स्टडी है वह पूरी नहीं हुई होगी, क्योंकि यह तो आप संयोग कह लें या जो भी कह लें, जिसके कारण जिस तरीके से जो डिजीज को लेकर जो आपको डेट को जो एक्सटेंड किया गया है, तो वह आपको एक बेनिफिट मिला है। अब इसे आप कितना फ़ायदा उठा पाओगे यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ सिर्फ उन्हीं सेक्शन को देखा जाएगा जो 2020 में जिससे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की जो संभावना है, जो पॉसिबिलिटी है, वह सबसे ज़्यादा हो। तो हम लोग का जो टारगेट है वह 2020 है, वह 2020 है, और इसलिए उसी टारगेट को ध्यान में रखकर, उस एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं उसी पे हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि यह कोई फाउंडेशन बैच तो है नहीं, यह आपको स्पेशली प्री ओरिएंटेड बैच है। तो उसी को फोकस करके हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे, क्योंकि हमारा जो कोशिश है और आप लोगों का भी जो उद्देश्य है वह यही है कि कैसे इन प्रश्नों को सही किया जाए। तो आप यह मानकर चलें कि पेंटिंग्स इस बार के एग्जाम के लिए 2020 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यहाँ से प्रश्न अवश्य पूछा जाएगा, और पिछले वर्ष भी प्रश्न पूछा गया था। जो आप अगर देखें तो 2019 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठाकर देखें तो वहाँ से आपको यानी मुगल पेंटिंग से रिलेटेड प्रश्न एक पूछा गया था। उसी प्रकार 2017 में आप देखें, 2018 में देखें तो वहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है। तो एक प्रश्न यहाँ से अवश्य पूछे जाते हैं, और एक प्रश्न कोई कम नहीं होता है। नेक्स्ट हम लोग पेंटिंग को आगे अगर देखें बढ़ाते हुए, तो अब पेंटिंग से रिलेटेड जो हम लोगों को देखना है, उस पेंटिंग से रिलेटेड हम लोग को देखना है कि किस प्रकार से जो विशेषकर जो वॉल पेंटिंग्स हैं, जिसे मुराल पेंटिंग के नाम से जाना जा रहा है, और उसमें अजंता पेंटिंग्स और एलोरा पेंटिंग्स, उन दोनों पेंटिंग से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि अजंता पेंटिंग्स जो है वह किस प्रकार का पेंटिंग्स है, और जो एलोरा पेंटिंग्स है वह पेंटिंग्स का किस प्रकार का स्टाइल है। तो उसे हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट उसमें देखते हैं कि किस प्रकार से अजंता में चित्रकला के हमें क्या लक्षण प्राप्त हो रहे हैं। सबसे पहले थोड़ा सा पिक्चर के माध्यम से इसे समझें, इमेज के माध्यम से इसे समझा जाए। जैसे आप देखें भीमबेटका की एक पेंटिंग, अब भीमबेटका का जो गुफा है इसे 2005 ईस्वी में यूनेस्को में भी ऐड किया गया है, और यूनेस्को में इसे जो ऐड किया गया है वह आपको यूनेस्को, यह भीमबेटका गुफा है, यह यूनेस्को में आपको अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में इसे यूनेस्को में ऐड किया गया है। जैसे बहुत सारे हमारे हेरिटेज हैं, और उन हेरिटेज को आपको यूनेस्को में भी शामिल किया गया है, इसकी सुरक्षा के लिए, इसकी देखरेख के लिए। उसी में एक आपको भीमबेटका केव भी है, जिसे 2005 ईस्वी में यूनेस्को में इसे भी शामिल किया गया है। अब यहाँ पे यानी टेंजिबल हेरिटेज, इनटेंजिबल हेरिटेज आप देखें तो जो मूर्त विरासत हैं, अमूर्त विरासत हैं। जैसे अमूर्त विरासत में आप देखें तो बहुत सारे हम लोग जब हेरिटेज पे उस पर आएंगे तो हेरिटेज पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो यह आपको यानी टेंजिबल हेरिटेज के रूप में यूनेस्को में 2005 ईस्वी में यह जो भीमबेटका गुफा है, जो चित्र है
उसे आपको यूनेस्को में शामिल किया गया है। अब यह स्टोन एज का गुफा है, पाषाणकालीन गुफा है। यहाँ से हमें सबसे पहले आदि मानव का चित्रकारिता के विषय में जानकारी प्राप्त हो रही है कि जो मनुष्य जो है वह, जब मनुष्य आपको सोसाइटी से जब वह परिचित नहीं था, कल्चर से जब वह परिचित नहीं था, जब वह हंटिंग लाइफ जिया करता था, जब वह गैदरिंग लाइफ जिया करता था, समूह में रहा करता था, शिकार किया करता था, और उस समय भी मनुष्य के अंदर एक आर्ट डेवलप हो चुका था, और वह आर्ट था पेंटिंग, जो हमें उस समय काल की प्राप्त हो रही है। इससे हमें उस समय के समाज के बारे में जानकारी मिलती है कि उस समय का समाज कैसा था। तो यहाँ जो आप देखें तो भीमबेटका गुफा पे जो चित्र जो बनाया जा रहा है, इसमें शिकार करता हुआ चित्र बनाया जा रहा है। यानी दूसरी चीजें आप देखें तो जो चित्रकार है, उस चित्रकार को कम से कम यह जानकारी थी कि उसे लिंग भेद की भी जानकारी थी कि स्त्री का चित्र कैसे बनाया जाए और पुरुष का चित्र कैसे बनाया जाए। यानी मेल फीमेल चित्र बनाने में भी कम से कम चित्रकार उन चीजों से परिचित था। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो यहाँ से जो चित्र जो प्राप्त हो रहे हैं, यहाँ से चित्र से हमें बहुत सारे उस समय काल के जानवरों की भी जानकारी मिल रही है कि उस समय का आपको जो समाज था, उस आदि मानव काल में जब वहाँ पे कौन कौन से जानवर थे, किस प्रकार के वह शिकार किया करता था। तो ये सारी जानकारी हमें इस भीमबेटका गुफा पेंटिंग से प्राप्त हो रही है। यानी जो चित्रकला है वह उस समय काल के समाज के बारे में, उस समय काल के धर्म के बारे में, उस समय काल के राजनीतिक व्यवस्था के बारे में, तो हमें सारा इंफॉर्मेशन कला के किसी न किसी रूप से हमें प्राप्त होता है। और उसी में एक कला का यह भी रूप चित्रकला को भी हम लोग देख सकते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो भीमबेटका गुफा का जो चित्र है वह सबसे प्राचीन चित्र है जो आपका किस समय काल का है, तो यह आपका यानी स्टोन एज का चित्र है। नेक्स्ट अगर हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन का देखें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में आप देखें जो प्रोटो हिस्टोरिक एज काल जिसे कहा जा रहा है, आद ऐतिहासिक काल जिसे कहा जा रहा है, तो यहाँ से भी हमें चित्रकला के बहुत सारे जानकारी प्राप्त हो रहे हैं। यहाँ से चित्रों के माध्यम से हमें उस समय काल के रिलीजन की भी जानकारी मिल रही है, उस समय काल के धर्म की भी जानकारी मिल रही है, उस समय के जो सोसाइटी है उन सोसाइटी के हमें धार्मिक आस्थाओं की जानकारी मिल रही है। तो यहाँ आप देखें तो चित्र जो प्राप्त हो रहे हैं वह मृदभांड के ऊपर भी चित्र हैं, जो पोएट्री आप देख रहे हैं तो इसके ऊपर भी चित्र बनाए जा रहे हैं। वहीं चित्र आप देखें तो सेल्स के ऊपर भी चित्र हैं। तो इस प्रकार से हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी, जो सिंधु घाटी सभ्यता काल है, यहाँ से भी हमें चित्र बहुत सारे प्राप्त हो रहे हैं, चाहे वह मोहनजोदड़ो हो, चाहे वह हड़प्पा हो। तो इन सारे इंपॉर्टेंट जो साइट्स हैं, इन सारे इंपॉर्टेंट साइट्स से हमें चित्र प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो गुप्तकालीन चित्रकला। अब गुप्तकालीन चित्रकला को देखें तो यहाँ से चित्रकला के जो जानकारी में प्राप्त हो रही है, अगर सोर्सेज की बात की जाए तो एक तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हैं जो पुरातात्विक स्रोत हैं, और दूसरा लिटरेसी जो साहित्यिक स्रोत हैं। तो गुप्त काल के बारे में, गुप्ता पीरियड के बारे में जो लिटरेसी सोर्स हैं, इसमें आप देख सकते हैं तो वात्स्यायन का कामसूत्र, जिसमें पेंटिंग के विषय में कहा गया है वात्स्यायन के कामसूत्र में कि यह भी जो 64 कला हैं, जो 64 आर्ट्स जो बतलाए गए हैं हमारे धर्मशास्त्र में, उसी में से एक आर्ट्स यह हमारा पेंटिंग भी है। वहीं आप देखें तो मेघदूत यानी जो कालिदास की महत्वपूर्ण रचना, क्योंकि कालिदास भी गुप्तकालीन एक बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पोएट हैं जिन्होंने बहुत सारे आपको लिटरेचर को इन्होंने लिखने का काम किया। इनकी बहुत सारी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट्स आपको लिटरेचर है, और यहाँ से भी रिलेटेड एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ अगर देखा जाए तो प्रश्न इससे भी पूछा जा सकता है कि गुप्ता पीरियड से रिलेटेड आप पेंटिंग्स के संदर्भ में कौन कौन से महत्वपूर्ण पुस्तक हैं जिससे हमें गुप्त शासन काल के चित्रकला के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। तो यहाँ आप देखें, एक तो वात्स्यायन का कामसूत्र जिसमें 64 आर्ट्स की हमें जानकारी मिल रही है। दूसरा आप देखें तो कालिदास जो गुप्ता पीरियड के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोएट्स हैं, और यहाँ से आपको मेघदूत से हमें इस पेंटिंग के बारे में विषय में जानकारी प्राप्त होती है, जिसमें आपको चट्टान चित्रकला कहा गया है। चित्रकला से रिलेटेड आपको कि चट्टान चित्रकला यानी जो भित्ति चित्रकला है, जिसे हम लोग मुराल पेंटिंग के नाम से जान रहे हैं, तो यहाँ से भी हमें इसकी जानकारी मिल रही है। उसी प्रकार आप देखें
तो मुद्रा राक्षस उस समय का बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको लिटरेचर है, और इससे भी हमें सिर्फ केवल पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन ही नहीं मिल रहा है, केवल इकोनॉमिकल इंफॉर्मेशन ही नहीं मिल रहा है, बल्कि उस समय के आर्ट के विषय में भी हमें यहाँ से जानकारी मिल रहा है, जो विशाख दत्त की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका यह पुस्तक है, जो एक नाटक है, और यह मुद्रा राक्षस से भी हमें गुप्ता पीरियड के चित्रकला के विषय में हमें जानकारी मिल रही है। उसी प्रकार आप देखें तो जो आपको बृहद संहिता है जो वराहमिहिर का है, तो इस वराहमिहिर के बृहद संहिता से भी हमें उस समय काल के चित्रकला के विषय में जानकारी मिलती है, क्योंकि हमने चर्चा किया था कि मौर्यन पीरियड से लेकर गुप्ता पीरियड तक के जो भी पेंटिंग्स के जो भी इंफॉर्मेशन में प्राप्त होते हैं, वह स्पेशली देखा जाए तो वह किसी न किसी रिलीजन से रिलेटेड हैं, चाहे वह ब्राह्मण हो, चाहे बुद्धिज्म हो, चाहे जैनिज्म हो। तो यहाँ से जो भी चित्र हैं वह चित्र स्पेशली यानी विशेषकर आपको धर्म से संबंधित चित्र ही हमें प्राप्त हो रहे हैं। और जैसा कि आप देखेंगे, चाहे अजंता गुफा चित्र हो, चाहे आपको एलिफेंटा गुफा चित्र हो या बाघ गुफा चित्र हो, तो ये सारे चित्र जो भी हैं वह सब किसी न किसी रिलीजन से रिलेटेड हैं। अब हम लोग यहाँ पे जो डिस्कशन जो करेंगे विशेषकर अजंता पेंटिंग से संबंध में आप देखें तो यहाँ से प्रश्न हर वर्ष एक प्रश्न आपको पूछा जाता है। जैसे आप अगर प्रीवियस ईयर पेपर को देखते हैं तो 2017 में भी एक प्रश्न पूछा गया है, 2018 में भी एक प्रश्न यहाँ से पूछा गया है। तो यहाँ से इस बार प्रश्न पूछने की 2020 में यहाँ से ज़्यादा संभावना है, इसकी गुंजाइश ज़्यादा है। अब अजंता पेंटिंग जो आपको 2nd सेंचुरी BC से लेकर 7th AD तक का यानी 2री शताब्दी ईस्वी पूर्व से लेकर 7वीं शताब्दी ईस्वी तक के यहाँ से हमें पेंटिंग्स के बहुत सारे इंफॉर्मेशन प्राप्त होते हैं। अजंता पेंटिंग को आप देखें तो यहाँ जो चित्र जो भी प्राप्त हो रहे हैं, तो यहाँ से चित्र आपको एक तो यह केव पेंटिंग का एग्जाम्पल है, और यह स्पेशली आप देखें तो यह आपको यानी जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, यहाँ से आपको किसी अन्य धर्मों के चित्र हमें प्राप्त नहीं होते हैं। यानी जो भी चित्र हैं वह चाहे आपको मौर्यन पीरियड का बना हुआ चित्र हो या फिर आपको गुप्ता पीरियड का बना हुआ चित्र हो, ये सारे के सारे चित्र आप देखें तो बौद्ध धर्म से ही रिलेटेड हैं। जिसमें गुफा संख्या 16 और गुफा संख्या 17 इन दोनों को देखा जाए तो इन दोनों से हमें आपको बहुत सारे चित्र प्राप्त होते हैं। और विशेषकर जो गुफा संख्या 17 है, उस गुफा संख्या 17 को आपको चित्रशाला के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वहाँ से बुद्ध के सभी रूपों का, चाहे वह गृह त्याग हो, चाहे बुद्ध का आपको महाभिनिष्क्रमण हो, तो इन सारे से संबंधित आप देखें तो वहाँ से चित्र हमें प्राप्त होते हैं, जो गुफा संख्या 17 है, जो गुप्तकालीन आपको चित्र वहाँ से प्राप्त हो रहे हैं। अब अजंता गुफा से जो चित्र हमें प्राप्त हो रहे हैं वह चित्र किस प्रकार से हैं, तो यहाँ आप देखें तो यह चित्र जो हैं वह आपको दीवार के ऊपर आपको चित्रित किए गए हैं, जो चाहे वह किसी भी प्रकार से आपको बना हुआ हो, तो यहाँ से आपको वह दीवार के ऊपर चित्र हैं। साथ ही साथ आप देखें तो जो छत का जो ऊपरी हिस्सा है उसके ऊपर भी वहाँ से बहुत सारे चित्र बनाए गए हैं। और उसके बाद आपको यहाँ से जो भी चित्र है वह आपको पूरी तरीके से ठोस चित्र आपको प्राप्त होता है, यानी सॉलिड स्ट्रक्चर के रूप में आपको चित्र यहाँ से प्राप्त होते हैं। चित्र बनाने की जो यहाँ जो टेक्निक्स थी वह आपको यानी पहले जो दीवार हुआ करता था उस दीवार को आपको गीले प्लास्टर उस पर किया जाता था और उसके बाद उस पर आपको पेंटिंग्स किए जाते थे। दूसरी चीजें आप देखें तो यहाँ से जो भी चित्र हमें प्राप्त हो रहे हैं वह आपको जो प्राकृतिक सौंदर्यता है, वह प्राकृतिक सौंदर्यता से रिलेटेड आपको नेचुरल ब्यूटी से संबंधित आपको चित्र प्राप्त हो रहे हैं, कॉम्युनल लाइफ से रिलेटेड आपको चित्र प्राप्त हो रहे हैं, और विशेषकर आपको जो भी चित्र हैं वह आपको रिलीजियस ट्रेडिशन से संबंधित ही हैं, यानी धार्मिक परंपरा से संबंधित हैं, और वह भी विशेषकर आपको बौद्ध धर्म से संबंधित है। यह अगर देखा जाए तो यह प्रश्न आपको 2017 में पूछा हुआ है कि अजंता गुफाकालीन जो चित्र हैं वह चित्र आपको किस काल से लेकर किस काल तक के प्राप्त हो रहे हैं, यानी 2nd सेंचुरी BC टू 7 AD तक के चित्र वहां से प्राप्त हमें होते हैं। यहाँ से जो चित्र हैं आपको चित्र विशेषकर जो बौद्ध धर्म से संबंधित, जिसमें जातक कथाओं से संबंधित चित्र प्राप्त हो रहे हैं, जिसमें बौद्ध धर्म से संबंधित यानी जो जातक कथाएं हैं उनसे रिलेटेड आपको चित्र यहाँ से प्राप्त हो रहे हैं, बुद्ध के सभी रूपों का। मोस्टली जो रिलेटेड जो चित्र हैं यहाँ से गुफा चित्र जो भी हमें प्राप्त हो रहे हैं वह बुद्धिज्म से ही संबंधित हैं। और साथ ही साथ आप देखें तो यह जो अजंता गुफा है यह आपको सेमी सर्कुलर यानी अर्धगोलाकार आपको प्रवृत्ति के चित्र हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट देखा जाए तो यहाँ से जो चित्र हमें प्राप्त हो रहे हैं वे मानवीय जीवन के चित्र हमें प्राप्त होते हैं, और मानवीय जीवन के साथ साथ यानी कुछ ऐसे भी चित्र प्राप्त हुए हैं जो आम जन जीवन से संबंधित हैं। विशेषता आपको हैं तो वह बौद्ध धर्म से रिलेटेड, लेकिन आम जनजीवन से संबंधित चित्र भी हमें प्राप्त होते हैं, जिसमें एक्सप्रेशन हो, इमोशंस हो,
तो इस पे विशेष फोकस आपको किया गया है जो अजंता केव पेंटिंग से जो हमें चित्र मिलते हैं। साथ ही साथ आप देखें तो यहाँ से जो चित्र जो हमें प्राप्त हो रहे हैं उसमें अगर आप महिलाओं को चित्र को अगर देखते हैं वह विशेष स्पेशली आपको बौद्ध धर्म से रिलेटेड, लेकिन उन महिलाओं के चित्र में आपका जो हेयर स्टाइल है वह बहुत ही अनोखा है, यानी यूनिक हेयर स्टाइल वहां से आपको चित्र में, वहां के चित्रों में आप देखेंगे तो वह आपको दिखाई देगा। साथ ही साथ आप देखें तो जो चित्र हैं जिसमें जो चित्र की महत्वपूर्ण जो विशेषता है कॉमन फिजिकल फीचर एंड साथ ही साथ लाइक हाफ क्लोज आईज यानी अध खुली आंखें, वहां से जो चित्र है जिस तरीके से आप मंगोलाइड प्रजाति में देखते हैं तो यहां से आपको यानी जो आंखें हैं वह अध खुली आंखें जो अजंता चित्रकला की एक बहुत बड़ी विशेषता है, वही इसके विपरीत आपको एलोरा के चित्र में दिखाई देता है। यहां से जो चित्र हैं वह आपको सौंदर्यता एवं चंचलता का आपको समन्वय दिखाई देगा, एक प्रकार से सम्मिश्रण दिखाई देगा जिसमें चंचलता भी है चित्र में तो साथ ही साथ आप देखें तो सुंदरता भी है। यहाँ से जो चित्र हैं वह पूरी तरीके से आपको नेचुरलिस्टिक हैं, यानी चित्र जो भी आप देखें तो पूरी तरीके से वे प्राकृतिक हैं, लेकिन यह चित्र जो हैं ये बिना किसी स्टाइल के बनाए गए चित्र, आपको प्राकृतिक चित्रों का वर्णन जिसमें किसी प्रकार का कोई भी स्टाइल आपको नहीं दिया गया है। नेक्स्ट देखें तो यह आप देखें अजंता गुफा का जो चित्र है, यह अजंता गुफा चित्र में चाहे आप महिलाओं के हेयर स्टाइल्स को देख लें या फिर यहाँ पे चित्र को आप देखें तो चित्र जो भी हैं वे सारे के सारे चित्र आपको बौद्ध धर्म से ही रिलेटेड हैं, जिसमें बुद्ध के सभी जीवन से संबंधित घटनाओं को यहाँ पे चित्रांकन किया गया है। इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण जो फैक्ट्स हैं इसको आप लोग इसे वो कर सकते हैं कि यहाँ से आपको 7th सेंचुरी बीसी से लेकर 2nd सेंचुरी बीसी से लेकर 7th सेंचुरी एडी तक के चित्र हमें प्राप्त होते हैं। यहाँ से आप देखें तो जो अजंता गुफा का जो निर्माण जो किया गया, इसे बनाने का जो काम किया गया वह आपको सातवाहन शासकों के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। साथ ही साथ यहाँ आप देखें तो यह जो चित्र है वह आपको भित्ति चित्र का एग्जाम्पल है, यानी मुराल पेंटिंग के रूप में यह चित्र हमें प्राप्त हो रहा है। स्पेशली यह जो चित्र हैं वह आपको बौद्ध धर्म से संबंधित हैं और इस गुफा की खोज अलेक्जेंडर के द्वारा 1824 ईस्वी में की गई थी, जो अजंता गुफा चित्र के रूप में देखा जाता है। अब यहां आप देखें तो एक प्रश्न आपको अजंता गुफा से रिलेटेड यूपीएससी में पूछा गया है। यह प्रश्न आप देखें तो सेंट्रलिटी प्रिस्पेक्टिव ड्राइंग कॉमन फिजिकल फीचर्स सच एज हाफ क्लोज्ड आई, ब्लैक आउटलाइन विथ वेरियस बॉडी कलर्स, नेचुरलिस्टिक डिफिकेशन विदाउट ओवर स्टाइलाइजेशन, द मेन थीम्स फ्रॉम जातक टेल्स इटीसी, वेयर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। अब यह प्रश्न पूछा गया है जो इसकी विशेषता से रिलेटेड हमने जो अभी चर्चा किया था उसी विशेषता से रिलेटेड यह प्रश्न है कि यह आपको कौन से गुफा चित्र से हमें प्राप्त होता है, अजंता गुफा, एलोरा गुफा, बादामी या फिर लिपाक्षी केव पेंटिंग से। तो यहाँ आप देखें तो अजंता गुफा जिसमें हमने बताया था कि वहाँ के जो चित्र हैं वह चित्र आप देखें तो हाफ क्लोज्ड आइज, अध खुली आंखें, साथ ही साथ आप देखें तो वेरियस बॉडी कलर्स, नेचुरलिस्टिक डेफिकेशन विदाउट ओवर स्टाइलाइजेशन, बिना किसी आपको बाहरी जो स्टाइल का आपको वहाँ पे चित्र आपको वहाँ से प्राप्त हो रहे हैं। तो यह अजंता गुफा चित्रकला से हमें ऐसे चित्र की आपको प्राप्ति होती है। नेक्स्ट एलोरा केव पेंटिंग। अब एलोरा केव पेंटिंग की बात की जाए तो यहाँ से हमें जो गुफा चित्र जो प्राप्त हो रहे हैं वह विशेषकर आपको 5 गुफाओं से चित्र हमें प्राप्त हुए हैं और यह मोस्टली जो चित्र हैं यह आपको कैलाशनाथ मंदिर जो पल्लव शासक के द्वारा जो बनाया गया था, क्योंकि पल्लव शासकों के समय में आप देखें तो रॉक कट आर्किटेक्चर की शुरुआत हुई थी, जो आपको दक्षिण भारत में रॉक कट आर्किटेक्चर जिसमें अलग अलग स्टाइल्स दिखाई देता है, चाहे वह महेंद्र वर्मन स्टाइल हो, चाहे आपको महामल्ल स्टाइल हो तो या फिर राज सिंह स्टाइल हो, तो वहां पे यानी एक पहली बार आपको जो रॉक कट आर्किटेक्चर जो हमें टेम्पल आर्किटेक्चर के रूप में जो प्राप्त हो रहा है तो वह हमें पल्लव शासन के समय में ही दिखाई देता है। तो यहाँ आप देखें तो मोस्टली जो यह जो एलोरा जो केव पेंटिंग है यह महाराष्ट्र से ही रिलेटेड है और यहाँ आपको जो पेंटिंग है वह कैलाशनाथ मंदिर से हमें गुफाओं से 5 गुफाओं से चित्र प्राप्त होते हैं। यह जो चित्र जो बने हुए हैं एलोरा गुफा पेंटिंग से, यह चित्र आपको 2 चरणों में बने हुए हैं। फर्स्ट जो चरण के जो चित्र हैं यानी फर्स्ट फेज का जो चित्र हैं वे आप चित्र को देखें तो उसमें आपको यानी कार्विंग चित्र ऑफ केव एंड सेकेंड फेज सेवरल सेंचुरी लेटर, जो द्वितीय चरण के जो चित्र हैं वे चित्र आपको बहुत बाद के बनाए गए चित्र हैं, यानी कोई एक समय काल का चित्र हमें यहाँ से प्राप्त नहीं हो रहा है। यहाँ से चित्र को आप देखें तो जैसे अजंता की हमने बात किया था
कि अजंता गुफा से जो चित्र जो हमें प्राप्त होते हैं वह स्पेशली बौद्ध धर्म से रिलेटेड हैं। लेकिन यहाँ के चित्र में आप देखें तो बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड हिंदुज्म तीनों धर्म से रिलेटेड यहाँ पे चित्र हमें प्राप्त हो रहे हैं। उसके बाद आप देखें तो यहाँ अब जो चित्र जो प्राप्त हो रहा है वह चित्र में आपको देखा जाए तो यहाँ जो चित्र का जो बनावट है वह बनावट अजंता से बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे शार्प ट्विस्ट ऑफ हेड यानी घुमावदार सिर, जो सिर है वो पूरी तरीके से हेड जो है वह घुमावदार सिर आपको बनाया जा रहा है। पॉइंटेड एंगुलर वेनिट्स ऑफ आर्म्स यानी बाहें जो हैं वह आपको नुकीली निकली हुई। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे चित्र में जो पूरे शारीरिक सौंदर्यता जो है यानी यहाँ पे आपको दिखाई देगा। साथ ही साथ आप देखें तो क्लोज लिम्स यानी यहाँ से जो आपको जो चित्र हमें प्राप्त हो रहे हैं तो यहाँ से अनुमानित लंबी नाकें, जो एस्टिमेटेड लॉन्ग नोच, ड्राउन ओपन आइज। तो यहाँ से आप आंखें देखें तो अजंता गुफा से जो चित्र में हमें जो वहाँ से आप देखें तो उसकी जो विशेषता है तो वहाँ से आंखें आपको अधखुली आंखें जो हमें प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन यहाँ से आप देखें तो डाउन ओपन आइज यहाँ से हमें यानी पूरी तरह से खुली आंखें यहाँ से हमें प्राप्त हो रही है, जो खिंचावदार लंबी आंखें, एस्टिमेटेड आपको लॉन्ग नोच यानी अनुमानित लंबी नाकें, तो यहाँ से हमें चित्र में प्राप्त हो रहे हैं। साथ ही साथ एलोरा गुफा का जो चित्र है वह एलोरा गुफा चित्र में आप देखें तो यहाँ पे आपको यानी मध्य जो 9वीं शताब्दी तक का जो चित्र है वह चित्र आपको यहाँ से प्राप्त होता है। साथ ही साथ यहाँ से जो चित्र हैं वह चित्र आप देखें तो यानी उमड़ते घुमड़ते बादल का चित्र, तो इस तरीके से भी चित्र आपको यहाँ से हमें एलोरा गुफा से प्राप्त हो रहे हैं। यह भी आपको महाराष्ट्र से ही संबंधित है जो एलोरा केव है। तो इस तरीके से हमें यहाँ से जो पेंटिंग्स की जो अजंता और एलोरा यह दोनों ही महत्वपूर्ण आपको पेंटिंग्स के स्टाइल्स हैं और यह दोनों ही केव पेंटिंग्स हैं। और इन दोनों से जो प्रश्न है वह प्रश्न हमेशा ही पूछे जाने की संभावना यहाँ से ज़्यादा होती है। यहाँ आप देखें तो जो एलोरा गुफा है इसका निर्माण आपको जो किया जा रहा है वह आपको 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से लेकर और 7वीं शताब्दी ईस्वी तक के यहाँ से हमें गुफा चित्र केव पेंटिंग के रूप में प्राप्त हो रहे हैं। इसका निर्माण जो किया गया था वह आपको राष्ट्रकूट शासक के द्वारा, जो राष्ट्रकूट रूलर्स थे उन्होंने ही इसे बनवाया। यहाँ मुख्य आकर्षण आप देखें तो यह भी आपको मुराल पेंटिंग ही है यानी भित्ति चित्र ही है यह भी। साथ ही साथ यहाँ से आप देखें तो तीनों ही धर्म से संबंधित, जिसमें ब्राह्मण, जिसमें बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, तीनों धर्म से संबंधित आपको यहाँ से चित्र प्राप्त हो रहे हैं। अब यहाँ आप देखें तो एलोरा गुफा से संबंधित भी प्रश्न यूपीएससी में पूछे हुए हैं, जिसमें जो इसकी विशेषता है उसी विशेषता से संबंधित विथ रेफरेंस टू एलोरा केव पेंटिंग्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो यहाँ द थीम्स ऑफ एलोरा पेंटिंग्स आर रिलेटेड टू जैनिज्म एंड हिंदुज्म बट नॉट बुद्धिज्म। तो अभी हमने चर्चा किया था कि एलोरा गुफा से जो चित्र जो प्राप्त हो रहे हैं उसमें जैन धर्म, हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म तीनों ही रिलीजन से संबंधित है, तो इसलिए यह पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा आप देखें तो द फीचर्स ऑफ एलोरा पेंटिंग्स इंक्लूड द शार्प ट्विस्ट ऑफ द हेड यानी घुमावदार सिर जो एलोरा चित्र से हमें प्राप्त हो रहे हैं। साथ ही साथ द शार्प प्रोजेक्टेड नोज एंड द लॉन्ग ड्राउन ओपन आइज। तो इसकी हमने विशेषता के संदर्भ में अभी हमने बात किया था कि एलोरा गुफा से जो चित्र प्राप्त हो रहे हैं वह अजंता से विपरीत हैं। जैसे अजंता में आप देखें तो धर्म से संबंधित चित्र हैं, लेकिन यहाँ पे लोक जीवन के चित्र भी हमें प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन यह धार्मिक चित्र भी हैं और तीनों ही धर्म से रिलेटेड हैं। यानी सेकंड स्टेटमेंट जो है इसका सेकंड स्टेटमेंट सही है। इस प्रकार से सही आंसर इसका बी है। तो आज हम लोगों ने यहाँ पे पेंटिंग से रिलेटेड उन चीज़ों को देखा कि पेंटिंग्स का कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ। साथ ही साथ इसको हम लोगों ने देखा कि हर शासन के संदर्भ में जो भी आपको पेंटिंग्स को देखते हैं तो वह आपको किस प्रकार से पेंटिंग्स में प्राप्त होता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो इस पे टॉपिक्स पे जो चर्चा करेंगे वह मॉडर्न पेंटिंग्स को देखेंगे, जो आधुनिक चित्रकला, उसमें भी बहुत सारे चित्रकला के स्टाइल्स हैं, जिसमें कलमकारी पेंटिंग्स है, जिसमें आप देखें तो कालीघाट पेंटिंग्स है, जिसमें पटना चित्रकलम शैली है। तो उन सारे स्टाइल्स को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।